ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, जो और क्या काम करते हैं, कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यह विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप सिस्टम में आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी डिवाइस अगर आप लगा के रखा हुआ है तो उनको मैनेज करते हैं ये, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक समय में मैं ही बस यूज कर सकता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें यूज नहीं कर सकता। तो यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल अगर हो गया तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी है, क्योंकि एक बार में आप ही बस यूज करवाओगे उसको, ठीक है। मल्टी यूजर किसे कहते हैं? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई यूजर काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए हैं, कौन सा? यूनिक्स या लिनक्स डाल दिए हुए हैं ना, तो मल्टीपल यूजर कनेक्ट होकर के काम कर सकते हैं, है ना, नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेटा को बैच में प्रोसेसिंग करना। जैसे पुराने बैंकिंग सिस्टम में जैसे किसी डाटा को अगर प्रोसेसिंग करना होता है तो बैच बना करके बैच बाय बैच, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस किया जाता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो सीपीयू समय को विभाजित करता है, यानी कि किसी भी काम को स्लाइस में डिवाइड करके, समय में डिवाइड करके उसको काम करवाता है, जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक दिए गए समय अवधि में काम कर लेता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि अनुसंधान में मिसाइल लॉन्च करना है तो कितने समय में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में ये एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाएगा। तो वहां पे हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फिक्स समय में वो काम करता है। मान लीजिए अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर हम चीज किसी कॉपी करते हैं ना, बताता है कि इतने मिनट लगेगा कॉपी होने में, लेकिन एग्जैक्टली वो उतना मिनट होता नहीं है। किसी कॉपी करो ना तो बताएगा 30 मिनट में कॉपी हो जाएगा, लेकिन वो हो जाता है 10 मिनट में हो जाता है। अगर 30 बताता 30 है तो घंटे में कॉपी होता है, यानी कोई निश्चित नहीं रहता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि दिए गए समय अवधि में ही काम को पूरा किया जाता है। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तत्काल रिस्पॉन्स देता है वो। इनका जो यूज होता है कहाँ होता है? आमतौर पर औद्योगिक और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इसके लिए होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होता है इसका यूज, ठीक है। अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कई कंप्यूटरों के साथ मिलकर काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अच्छा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस के अंदर ही डला होता है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो छोटे डिवाइस में जो यूज होते हैं क्या? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जो स्मार्टफोन होता है, कोई भी डिवाइस, स्मार्ट वॉच हो गया, तो उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है? जो एक कंप्लीट स्मॉल गैजेट्स के अंदर यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कहलाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे प्रकार होते हैं इतने, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है आरटीओएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में आरटीओएस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो एक दिए गए समय अवधि में काम करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से प्रकार होते हैं? सिंगल यूजर मतलब क्या होता है? एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। मल्टी यूजर यानी क्या होता है? एक समय में कई यूजर काम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे पहचानने के लिए दे दिया कि बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। मान लीजिए बता दिया यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, नोटपैड, बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो अभी तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें ये जानना हो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम और होते हैं, इनके अलावा भी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इनकी लिस्ट आप जान लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो यूज करते हैं विंडोज। अच्छा, हम वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो विंडोज। मैं दिखाता हूं विंडो कैसे चेक करते हैं। विंडो आर करेंगे और यहाँ डालेंगे WIN WinVer VER विनवर, यानी विंडोज वर्जन। कौन सा विंडो आप यूज कर रहे हैं, हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और विंडोज के सारे वर्जन है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया। वर्तमान में कौन चल रहा है लेटेस्ट वर्जन विंडोज का, विंडोज 11 चल रहा है वर्तमान में, है ना। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल सिस्टम के लिए होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल सिस्टम के लिए होता है, एप्पल कंप्यूटर के लिए होता है। मैक है सोनोमा, मैक ओएस, है ना, और वेंटुरा बाय एप्पल। और लिनक्स टूरबर्ड ने इसका डेवलपमेंट किया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का कई सारे फ्लेवर भी है, मतलब लिनक्स एक में मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसका डेवलपमेंट किसने किया था, लिनक्स टूरबर्ड एक स्टूडेंट थे, बाद में वो साइंटिस्ट हुए। तो लिनक्स टूरबर्ड ने इसका डेवलपमेंट किया था। और लिनक्स के ही कई सारे वर्जन है, उसके फ्लेवर हैं, कौन कौन से हैं, जैसे उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, फेडोरा हो गया, आर्क लिनक्स हो गया, है ना, और मैंजारो हो गया, और लिनक्स मिंट हो गया, और अकाली हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स हैं। तो इसमें भी ये दे सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये उसके वर्जन से है, उसके फ्लेवर से है, ठीक है ना। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपका एंड्रॉयड के, तो एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है ना। एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है। तो गूगल का जो एंड्रॉयड है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, आप सैमसंग में देख सकते हैं, OnePlus में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो एंड्रॉयड का यूज करती हैं। iOS मतलब ये एप्पल के मोबाइल जो होते हैं उनमें यूज होता है, आईफोन्स में यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हार्मोनी OS डेवलप्ड बाई और हवाई के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। सर्वर OS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सर्वर प्रकार के होते हैं जो। तो विंडोज सर्वर, फोकस्ड OS, लिनक्स जो फेवरेट डिस्ट्रीब्यूट है इसके, उबंटू है, और सेंट OS है, रेड हॉट है ना, और इंटरप्राइज लिनक्स है। यूनिक्स के कौन कौन से, यूनिक्स का है AIX, सोलरिस, ये यूनिक्स के फ्लेवर है। AIX और सोलरिस यूनिक्स के फ्लेवर है। और क्लाउड यानी ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि क्रोम OS है ना, और FreeBSD, तो ये सभी हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सभी हमारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम क्या होते हैं, अगर कहते हैं कि भाई जो अगर OS है आपके सिस्टम में, तो वो काम क्या करता है, तो क्या काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मतलब प्रोग्राम को CPU आवंटित करता है, ठीक है ना। और मेमोरी मैनेजमेंट, रैम का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है। फाइल मैनेजमेंट, आपको किसी ड्राइव के अंदर फाइल रखना है, फोल्डर के अंदर फाइल रखना है, ये सब मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है ये सब, है ना। डिवाइस मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी इनपुट डिवाइस लगा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, यूजर, हम क्या हो गए, यूजर, तो यूजर और हार्डवेयर के मध्य, क्योंकि यूजर हार्डवेयर यूज करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट हार्डवेयर यूज कर पाएंगे क्या भाई। अगर हमें प्रिंटर से प्रिंट मारना है, तो डायरेक्ट प्रिंटर में प्रिंट थोड़ी मार पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा ना। तो वो कमांड पहले कहां जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन देगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन देगा किसको, हार्डवेयर को, ये काम करना है, ठीक है ना। तो यूजर और हार्डवेयर के मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आमना सामना प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगली बात आती है कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या चीज होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। पहली बात तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी यानी क्या होता है, एक से अधिक, प्रोग्राम यानी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो एक ही सीपीयू में हम कई उसमें प्रोग्राम चला सकें। जैसे अभी हमारे पास कितने सीपीयू हैं, हम कितने सीपीयू यूज कर रहे हैं, हम केवल एक ही सीपीयू यूज कर रहे हैं। सीपीयू हमने देखा है, ये है सीपीयू, हाँ ये है सीपीयू, इसे कहते हैं सीपीयू। पार्ले जी बिस्किट का आधा होता है, बिल्कुल ये स्क्वायर में, ये इसे कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर किसे कहते हैं, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर ये लगा हुआ है, इसी को कहते हैं क्या, सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे सीपीयू में यहाँ पे कितने लगे हुए हैं प्रोसेसर, यहाँ पर मशीन में एक। तो अगर एक प्रोसेसर हो, एक सीपीयू हो, लेकिन उसमें हम क्या करें, मल्टीपल प्रोग्राम चलाएं। जैसे हम यहाँ प्रोग्राम चला रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, उधर हम गाने भी सुन रहे हैं यूट्यूब से, उधर गाने, दूसरा प्रोग्राम गाना भी सुन रहे हैं, उधर हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, और अगर हम गेम भी स्विच करके गेम भी खेल रहे हैं। तो यानी कि एक प्रोसेसर एक है, लेकिन हम उसमें मल्टीपल प्रोग्राम चला रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम खोले हैं, मल्टीपल फाइल, उधर हम क्रोम भी खोले हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, और इधर हम जो है तो गाने भी सुन रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि एक सीपीयू पर कई प्रोग्राम को एक के बाद एक निष्पादन करना, एग्जीक्यूट कराना, चलाना कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब देखिए मल्टी प्रोसेसिंग के मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब एक से अधिक, प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस करने वाला। तो मल्टी प्रोसेसिंग तब कब होगी, जब हमारे पास कई सीपीयू होंगे, जब हमारे पास कई सीपीयू। जैसे कि आपने सुना है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है तो समानांतर क्रम में कितने प्रोसेसर होते हैं, कितनी संख्या में, हजारों संख्या में सीपीयू होते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर तो कैसे काम करेगा, मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक समय में एक से अधिक प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, एक से अधिक सीपीयू पर उपयोग कर कई प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना, निष्पादित करना कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में दो या दो से अधिक सीपीयू होते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू होता है और प्रोग्राम कई होते हैं। प्रोग्राम यानी क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है ना, तो इसमें क्या होता है, कई सीपीयू समानांतर क्रम में होने की वजह से, पैरेलल होने की वजह से कई सीपीयू होते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग क्षमता ज्यादा होती है और फास्ट होती है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग की क्या होती है, धीमी होती है, क्योंकि सीपीयू को स्विच करना पड़ता है। सीपीयू स्विच मतलब क्या होता है, सीपीयू स्विच मतलब होता है कि जो सिंगल आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, एक सीपीयू लगा है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, अब आपने कहा यार चलो टाइपिंग छोड़ो, खुला रहने दो टाइपिंग को, चलो हम खोलते हैं क्या, यूट्यूब खोलते हैं, क्रोम में खोल लिया यूट्यूब, तो क्या टाइपिंग अपने से हो जाएगी, क्या अपने से नहीं होगी, क्योंकि आपने स्विच किया ना। तो यहां पे हमें किसी काम को करने के लिए स्विच करना पड़ेगा। अगर आपको टाइपिंग नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, आप क्रोम खोल लीजिए कुछ और काम करने के लिए। यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है, स्विच करना। तो सिंगल प्रोग्रामिंग जो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, उसमें हम प्रोग्राम को स्विच कर सकते हैं, यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं तो हम क्रोम ओपन कर लिए, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक काम को, यानी कि जो सीपीयू होता है ना, तो वन टाइम में वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है। अब जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें 400 हजारों की संख्या में प्रोसेसर मिलके बने हैं, जैसे मान लीजिए आप सिंगल प्रोसेसर हो गए
और आप 3-4 लोगों से मिलकर प्रोसेसर बन गया। मैं आपसे कहता हूं 3 2 कितना हुआ, आप बताओगे 5, आप भी पूछ लिया कितना होगा, तो आप एक करके उसका आंसर देंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन ये 5-10 लोगों को मिलकर के दिमाग बना है इनका ना प्रोसेसर, एक कंप्यूटर कहलाया, कई प्रोसेसर उसमें है। तो आप हम पूछे 3 2 कितना हुआ, तो इसमें से कोई जो खाली होगा बता देगा, प्रोसेस कर देगा, है ना। इसीलिए जो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू होते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल प्रोसेसर होता है, ये फास्ट होता है और ये धीमी होता है। और एग्जांपल सुपर कंप्यूटर सर्वर बताया ना कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर में यूज होते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे कि MS DOS। MS DOS मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और साथ में ही CUI प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI प्रकार का मतलब ये, आपको अगर बनाना है फोल्डर तो राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, इस चित्र पे क्लिक किया, ग्राफिक्स इस ग्राफिक्स पे क्लिक किया और यहां पे हमने क्लिक कर दिया, बन गया क्या, ये बन गया क्या, फोल्डर। तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन हमारा जो DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो CUI होता है, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस। उसको हमें कुछ भी काम करवाने के लिए कमांड देना पड़ता है, माउस वहां नहीं चलता। देखो जैसे विंडो R करते हैं, CMD लिखा, ओके किया, और हम यहां पर जा करके और ये लिखते हैं यहां पर CD स्पेस डेस्कटॉप पे जाना है, यहां बनाना है फोल्डर, मेक डायरेक्टरी बनाना है, डायरेक्टरी नहीं फोल्डर कहलाता है, फोल्डर बनाना है हमें किस नाम का, यहां पे राधे। अब इंटर मारे, इधर देखिए विंडो R क्या है के लिए, खोलने के लिए, इसको बता रहा हूं। यहाँ पे एंटर मारा तो ये देखिए, इधर देखिए ये राधे राधे खुल गया, यहाँ फाइल, ये राधे राधे फाइल खुल गई। ये डॉस खोलने के लिए ये यहाँ पे विंडो R करेंगे और CMD कमांड एंटर मारूं, ये देखिए खुल गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ये बाहर आप यहां देख रहे हैं ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ये वाला आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये वाला आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये GUI है, यानी कमांड देने के लिए लिखित रूप से टेक्स्ट देना पड़ता है, और इसमें माउस का यूज कर लेते हैं। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो यहां पर हाँ, तो अच्छा, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, क्या बताया हमने मल्टी प्रोसेसिंग को, हाँ, एक CPU में 2 या 2 से अधिक वीडियो एडिटिंग और गेमिंग चला सकते हैं, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, तो मतलब CPU पहले ब्राउजर में वीडियो लोड करता है, फिर बैकग्राउंड में डाउनलोड प्रोसेस करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में कितने CPU होते हैं, 2 या 2 से, और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही होता है, लेकिन प्रोग्राम कई सारे होते हैं, ये याद रखना। तो अगर ये थ्योरी आप पढ़ लिए हैं तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा जो इसमें पढ़ लिए हैं, आपसे पक्का 100% बनने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में कर दें, चलिए हिंदी में देख लीजिए। ये हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिफाइन किस रूप में किया गया है, पहला ऑप्शन, कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट मल्टीपल यूजर टू रन प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, मतलब ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एकाधिक उपयोगकर्ता को एक ही समय में प्रोग्राम रन करने की अनुमति देता है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में प्रोग्राम, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही समय में एक से अधिक यूजर को देगा तो वो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। अच्छा, अगला क्या दिया है, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो मल्टीपल समय पर समान प्रोग्राम रन करने की अनुमति देता है। समान प्रोग्राम काहे रन करेंगे, नहीं। अगला क्या दिया है, वह कंप्यूटर सिस्टम जो एक ही प्रोसेसर पर
साथ में कई प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है। ये देखिए आ गया, आपने पूरे थ्योरी में यही पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म क्या होता है? CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं CPU का सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर रोम से संबंधित। तो थोड़ा सा रोम को पढ़िए, रोम होता क्या है और रोम किस काम में आता है उसको समझिए, जानिए, तब इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। कहेगा नींद आ रही क्या? क्यों? नींद आने के दो ही कारण हैं, या तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, या जो पढ़ाया जा रहा है वो लोरी के जैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लोरी सुनाने के बाद नींद ही आती है। या तो मेरी पढ़ाई लोरी लग रही होगी, या तो पढ़ाई ये समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए आप झटके ले रहे हो। हाँ, चलिए, अच्छा शादी थी, बधाई हो, बताए नहीं? चलिए देखिए, रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक प्रकार की कैसी मेमोरी होती है ये? स्थाई। अच्छा, स्थाई को बोलते हैं क्या? नॉन वोलेटाइल। और अस्थाई को बोलते हैं वोलेटाइल। जैसे रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम कैसी होती है? स्थाई होती क्या अस्थाई होती है? हाँ, रैम मेमोरी होती है अस्थाई। ये देखिए, ये है रैम, इसे कहते हैं रैम। इसमें वर्तमान में डाटा एक भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक सिस्टम में लगा रहता है और सिस्टम चालू रहता है तभी रैम में डाटा आता है। और रैम में वर्तमान में डाटा कौन सा रहता है? हाँ, टेम्परेरी डाटा रहता है, जो हाल में ही खुले होते हैं प्रोग्राम, जो यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम, वही प्रोग्राम किसमें होते हैं? रैम में होते हैं। इसीलिए जैसे ही सिस्टम अगर रैम निकाल लिया जाए तो आपका सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आएगा, प्रोसेसिंग होगी ही नहीं, क्योंकि रैम के द्वारा जब सीपीयू को इंस्ट्रक्शन जाएगा नहीं, सीपीयू में डाटा जाएगा नहीं, सीपीयू प्रोसेस नहीं करेगा, जब प्रोसेस नहीं करेगा तो आउटपुट कुछ नहीं दिखाई देगा, डिस्प्ले नहीं आएगा बिल्कुल। अगर चलते हुए सिस्टम से रैम आप निकाल लीजिए तो आपका सीपीयू पे सब घूमेगा, चलेगा सब, बट प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, डिस्प्ले नहीं आएगा, बाकी सब घूमे हुए पैन उन सब चलेंगे बका दिए, ठीक है। तो रैम कैसा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम के प्रकार होते हैं दो प्रकार, एस रैम और डी रैम होते हैं, ठीक है। और ये जो रोम होता है ना, तो रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अच्छा, किसी किसी सिस्टम में आपको जब जाते हो ना, देखते हो आप F1 दबाना पड़ रहा है और फिर वो ब्लू स्क्रीन आ जाती है, वो क्या है? बायोस प्रोग्राम है। क्या है वो? बायोस प्रोग्राम है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये जो बायोस प्रोग्राम होता है कहाँ स्टोर होता है? रोम में ही स्टोर होता है, रोम चिप में स्टोर होता है। और ये रोम चिप में बायोस प्रोग्राम तभी डाल दिया जाता है जब मदरबोर्ड बनाया जाता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही तभी बायोस में प्रोग्राम डाल जाता है रोम के अंदर। तो बायोस प्रोग्राम कहाँ होता है? बायोस प्रोग्राम होता है रोम के अंदर होता है। और रोम कैसा होता है? अस्थायी मेमोरी होती है, यानी सॉरी स्थायी मेमोरी होती है, मतलब कि नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है ना। ओके, रोम में डाला गया डाटा को हटाया नहीं जा सकता। रोम में डाटा डाले गए डाटा को हटा नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने सुना होगा सीडी रोम, सीडी रोम देखे हैं? सीडी कैसेट, सीडी गोल गोल वाली, ठीक है। हाँ, वो इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वाली मेमोरी। जो सीडी रोम हुआ करती थी ना, एक बार अगर गाना उसमें डल गया तो एक बार बर्न हो गई सीडी, एक बार गाना डाल लिया तो उसमें दोबारा आप इनपुट नहीं कर सकते थे, दोबारा राइट उसमें डाटा नहीं डाल सकते थे, ओनली रीड कर सकते थे, ओनली गाना बजा सकते थे, उसका चला सकते थे। तो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है ना। उसमें डाटा केवल एक बार स्टोर कर सकते हैं, दोबारा उसमें राइट यानी स्टोर करना नहीं, राइट करना, डाटा डालना उसमें लिखना, दोबारा राइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो सीडी रोम होती थी राइट वंस, एक बार उसमें डाटा डाल दिया, राइट वंस रीड मेनी, मतलब उसको हम कई बार पढ़ सकते थे, कई बार उसको हम चला सकते थे, कई बार उसको बजा सकते थे, है ना, जो सीडी रोम होता था। ठीक है, वैसे ही अपना क्या होता है सीडी ऐसे होता है, रोम होता है रीड वाली मेमोरी, एक बार डाटा डाला वाली रीड वाली हो जाता है वो। ठीक है, अब रोम के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जैसे मास्क MROM, मास्क रीड वाली मेमोरी। ठीक है, दूसरा क्या होता है प्रोम, मतलब प्रो का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। ये सब रोम के प्रकार हैं। अगला क्या होता है EPROM, का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। ठीक है, अगला क्या होता है EPROM, जो इरेजेबल मतलब क्या होता है, इसके प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है, लेकिन किससे, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से मिटाया जा सकता है। जो ये अपना EPROM है ना, EPROM में डाटा को इरेज किया जा सकता है, नया प्रोग्राम डाला जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से, अल्ट्रावायलेट UV लाइट की मदद से डाला जा सकता है। अगला कौन सा है, अगला है डबल EPROM। का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी होता है, और यह विद्युत रूप से मिटाया और पुनः इसमें डाटा डाला जा सकता है। EPROM अधिक फ्लेक्सिबल होता है, कंप्यूटर में जो बायोस और मेमोरी कार्ड होते हैं इसी का यूज करते हैं। अगला क्या है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को फ्लश डाल दो हटा दो, जैसे पेन ड्राइव में डाटा डालो, आवश्यकता नहीं है तो डिलीट कर दो, ये फ्लश मेमोरी हो गई। तो ये डबल EPROM का उदाहरण होता है फ्लैश मेमोरी। तो यह डबल EPROM उन्नत है, जिसमें तेज गति से डाटा को मिटाया जा सकता है और डाटा को डाला जा सकता है, जैसे कि USB ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, डबल EPROM के उदाहरण है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी के एग्जाम्पल है। हाँ, ये कैटेगरी है सब रोम के, ठीक है ना। लेकिन अगर रोम की बात आती है तो रोम में क्या होता है कि डाटा एक बार डाल दिया, दोबारा उसको मिटाया नहीं जा सकता। रोम क्या होता है, स्थायी मेमोरी, परमानेंट होता है, यानी कि नॉन वोलाटाइल होता है। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड वाली मेमोरी रोम मेक इट्स यूजफुल, मतलब कि रीड वाली मेमोरी की विशेषताएं क्या इसे उपयोग बनाती है, रीड वाली मेमोरी की क्या उपयोगिता है, यूज क्या है। रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रिक पावर के बिना भी वहां रहता है। अगर चाहे लाइट चली जाए सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ऑन करेंगे तो आपको बायोस प्रोग्राम मिलेगा ही रोम में। ठीक है, हटता नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, हाँ अगला यहाँ पे ये हो गया था TB GB MB KB हो गया था ये। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखिए खोलिए कैलकुलेटर। कहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक टीवी में कितने MB होते हैं, तो ये बताइए कि एक टीवी में कितने GB होते हैं, 1024 GB होते हैं, 1024 GB होते हैं, तो कितने MB होंगे, तो गुणे 1024 फिर से कर दीजिए तो कितना आ गया, 10,48,576 MB हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है, आंसर सही नहीं है इसका। कहाँ पे गलत है, तो बताया ना कैसे क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा वो गलत नहीं है, हाँ तो इनमें से एक तो कोई आंसर होगा। जब गलत है पूरे ऑप्शन तो कहाँ से होगा सही, कैंसिल, इसका नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मेरा नंबर। इसके लिए ऑब्जेक्शन करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन विंडो खुलती है, ऑप्शन दीजिए भैया कि गलत क्वेश्चन ये गलत है, आप उसको प्रूफ करके दीजिए कैसे गलत है, तो जो है तो नंबर बढ़ जाते हैं, सबके बढ़ते हैं, है ना। लेकिन सबके बढ़ते की जो वो करता है केवल ऑब्जेक्शन लेता है उसी बस के बढ़ेंगे, नहीं सबके बढ़ते हैं, एक का बढ़ेगा तो फिर सभी को मिलेगा नंबर।
नहीं तो ये तो व्यापक में की सुविधा है। नहीं तो इसमें भी मिलेगा ना, इसमें ऑब्जेक्शन फीस जब सबका बढ़ना ही है तो ऑब्जेक्शन फीस क्यों, पैसे भैया पैसे जमा करो और फिर ऑब्जेक्शन लो। व्यापक में यही है ना ईसीबी में कि अगर ऑब्जेक्शन आपको लेना है तो उसमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, 50 रुपए पेमेंट करना पड़ता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से रहता है क्या? इसके फिर तो हम लोगों ठीक है। नुकसान है, हाँ, क्योंकि ये तो आंसर का 1 नंबर गया। तो जो ऑब्जेक्शन करता है शायद उसी का बढ़ता है, सबका नहीं बढ़ता। मैं तो करूंगी यार, मेरे लिए अच्छा, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से घटता बढ़ता है। नॉर्मलाइजेशन अलग चला अरे था। वो अलग गया, हाँ। इसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आज तक तो नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ गया है तो हाँ, किसी को नहीं आया, पता नहीं क्या चीज है ये। ये अलग चला दिया। हाँ भाई, नॉर्मलाइजेशन चलो मैथमेटिक्स में एक बार चलाओ कि हार्ड क्वेश्चन हो गया और नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अब जीके में नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, छोटी छोटी चीजों में, तो फिर उसमें वह नहीं समझ में आता ना। पता नहीं सर इस दुनिया में क्या क्या चलने वाला है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ओपन ऑफिस आपने पढ़ा है क्या? ये क्वेश्चन किसका है? देखिए, ये ओपन ऑफिस राइटर का है। तो थोड़ा सा आपको ओपन ऑफिस राइटर के बारे में जानना आवश्यक है कि ओपन ऑफिस राइटर होता क्या है, ठीक है। तो जिस तरह से एमएस ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस में क्या क्या होता है? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये सभी होते हैं ना। उसी तरह से ओपन ऑफिस है ना। ओपन ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जिसके अंदर आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उसमें भी डाटाबेस हो रहा आता है, ठीक है। लेकिन जो एमएस ऑफिस होता है उसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं एमएस वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। वैसे ही ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं ओपन ऑफिस राइटर कहते हैं। जैसे एमएस एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं ना, वैसे ही ओपन ऑफिस का कैल्क होता है, ओपन ऑफिस कैल्क होता है। एमएस एक्सेल जैसा ही ओपन ऑफिस कैल्क होता है, जिसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे करते हैं तो समझ में आएगा। ओपन ऑफिस होता है ना, जिस तरह से एमएस ऑफिस होता है उसी तरह से क्या होता है, ओपन ऑफिस होता है। लेकिन एमएस ऑफिस किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, लेकिन ओपन ऑफिस किस कंपनी का? अपाचे, है ना। यह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब फ्री और ओपन सोर्स मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी चेंजेस इसके सॉफ्टवेयर में कर सकता है, कोडिंग में कोई भी चेंजेस, सोर्स कोड इसका फ्री है, अवेलेबल है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। और क्लोज सोर्स क्या होता है? जिसमें इसकी कोडिंग फ्री नहीं होती है, उसको परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है यूज करने के लिए, उसे कहते हैं क्लोज सोर्स। जबकि हमारा ओपन ऑफिस कैसा है कि फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही ये होता है ना। और इसमें जैसे एमएस ऑफिस का वर्ड होता है ना, उसी तरह से ओपन ऑफिस के अंदर क्या होता है? राइटर होता है, जिसका जैसे कि एमएस ऑफिस वर्ड में हम क्या यूज करते हैं? बायोडाटा बनाना, रेज्यूम बनाना, रिपोर्ट बनाना, ऐसे यूज होता है ना। उसी तरह से ओपन ऑफिस के अंदर राइटर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। यह बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान ही काम करता है। अब जैसे एमएस वर्ड की फाइल को आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या रहता है? .docx रहता है। एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx। उसी तरह से अगर आप ओपन ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .dot होता है। और .dot मतलब क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। तो कई फाइल सपोर्ट करता है, वो बाय डिफॉल्ट .dot रहता है, और ये .doc भी सपोर्ट करता है, .docx भी सपोर्ट कर सकता है। यानी कि हम .dot बने फाइल को जो अदर फॉर्मेट में बने हैं उनमें भी हम सेव कर सकते हैं, उसको फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला क्या है? ओपन ऑफिस कैल्क। कैल्क बिल्कुल एमएस एक्सेल की तरह काम करता है। जिस तरह से एमएस एक्सेल होता है ना, उसी तरह से ओपन ऑफिस का क्या होता है? कैल्क होता है। और ओपन ऑफिस कैल्क यानी एक्सेल को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। आगे, और इसका काम क्या होता है कैल्क का? तो कैल्क काम होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो एक्सेल के समान काम करता है, जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ods। .ods मतलब क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है?
ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। और क्या क्या एक्सटेंशन नेम सपोर्ट करता है ये? .xlsx, .xls, .csv। लेकिन ये बात किसका होता है? ये होता है ओपन ऑफिस कैल्क का होता है। लेकिन ये सब अगर बना हुआ है कैल्क में तो इनमें भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला क्या दिया है? ओपन ऑफिस, जैसे पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट होता है ना, उसी तरह से ओपन ऑफिस कौन सा होता है? इम्प्रेस होता है, जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसका एक्सटेंशन नेम हो ये बिल्कुल MS पावर पॉइंट के समान होता है। और इनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odp, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट होता है। ODP का ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने का काम आता है। और बेस बिल्कुल MS एक्सेस की तरह डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जिसका एक्सटेंशन नेम .odb होता है। मैथ काम करता है, ठीक है ना, और जिसमें हम यह गणितीय काम करने के लिए वैज्ञानिक और सूत्र बनाने का काम ये आता है। अब यहां पर देखते हैं कि ओपन ऑफिस रहता कहां है, तो आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर जाइए और ये देखिए यहां पर आप गए और ये ओपन डालिए, ओपन और ऑफिस डालिए। यहाँ पे डाला ओपन ऑफिस, ये ओपन ऑफिस हमने डाला। यहाँ पर ओपन ऑफिस यहाँ पे खुल रहा है। ओपन ऑफिस खुलने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ओपन ऑफिस कौन सा पार्ट खोलना है, एक्सेल खोलना है कि पावर पॉइंट खोलना है कि एक्सेस खोलना है। आप यहाँ जा करके ओपन कर लीजिए, है ना। 4-5 ऑप्शन आते हैं, सभी आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम रिकवर कर रहे हैं। ये देखिए अभी ये क्या खुला है? ओपन ऑफिस राइटर खुला है। बढ़ के जैसे काम करता है ये, मतलब अगर हम इस पे कुछ भी सेंटेंस मान लीजिए क्या कर दिए, लिख दिए। मान लीजिए हमने यहां पर कुछ भी सेंटेंस लिख दिया, चलिए मान लीजिए हमने कुछ भी यहां पे सेंटेंस लिख दिया, बिल्कुल किसकी तरह काम करेगा ये? बिल्कुल वर्ड की तरह। फोंट साइज को कम कर लो, आप अधिक कर लो। लेकिन अगर आप इसकी फाइल को सेव करेंगे ना, किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगा? .ods के साथ सेव होगा। देखिए अगर हमने कर्सर यहां भेज दिए हैं, यहां पर जाइए और ये देखिए ये अपना सेंटेंस कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। अगर हम यहां पर कर्सर रख लिए हैं, ये देखिए यहां पे कर्सर रख लिया ना, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करूंगा, क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करूंगा तो एक लाइन क्या हो गई? डिलीट हो गई। नहीं समझे बात को? जैसे कि ये अपना सेंटेंस यहां से यहां तक क्या है? एक सेंटेंस पूरा कहां होता है? जहां पे फुल स्टॉप लगता है वही क्या कहलाता है? एक सेंटेंस। तो अगर हमने कर्सर यू पे रखा हुआ है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट करूंगा ना, क्या होगा? एक सेंटेंस उड़ गया। और हम कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट के साथ होम करता हूं तो लाइन के शुरुआत तक सेलेक्ट कर देगा। ये बताया था नहीं बताया था? अगर आप शिफ्ट कैसे यहां पे कैसा रखें, शिफ्ट के साथ एंड करेंगे तो अंत तक करेगा सेलेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्वेश्चन पे जाइए। ये तो हमने पढ़ लिए बहुत सारी चीजों को। अब बताइए इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू डिलीट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इन ओपन ऑफिस राइटर? ओपन ऑफिस राइटर में सेंटेंस के अंत तक डिलीट करने के लिए क्या होती शॉर्टकट की? बताइए बताइए, अंत तक क्या होती है? आप लोग बताओ। हाँ, शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट होगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डिलीट किया ना, उड़ गया एक लाइन, एक पैरा, एक सेंटेंस। शिफ्ट डिलीट से नहीं होता, कुछ नहीं होगा शिफ्ट डिलीट से। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना ये, ठीक है। ओपन ऑफिस राइटर में किसी वाक्य के अंत से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। डीवीडी फुल, अच्छा डीवीडी बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। डीवीडी के बारे में जानते हैं, डीवीडी क्या होता है, कैसे काम करता है, देख लीजिए। डीवीडी के बारे में क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। डीवीडी
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है, लाइट के माध्यम डाटा इसमें स्टोर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस होती है। यह परमानेंट स्टोरेज होता है, डाटा के एक बार डाल दिया तो अपने से नहीं हटता है ना। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, या इसे कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहीं कहीं पे मिलता है आपको। ठीक है, यह कैसा स्टोरेज होता है? यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि जिसमें डाटा लाइट की मदद से स्टोर होता है। जिनका यूज क्या होता है? जिनका यूज होता है डाटा को, मूवी को, सॉफ्टवेयर को डिजिटली रूप में फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ डीवीडी, डाटा वीडियो स्टोर करने के लिए, डाटा बैकअप लेने के लिए, गेम स्टोर करने के लिए, है ना, स्टोरेज के म्यूजिक स्टोर करने के लिए, ये सभी का काम आता है। लेकिन जो डीवीडी होती है ना, ये साइज कितनी होती है? तो जो डीवीडी की साइज होती है सिंगल लेयर, एक तरफ सिंगल लेयर में, अगर आप डीवीडी को देखेंगे ना तो उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो डीवीडी सामान्यतः जो साइज होती है तो 4.7 GB होती है। एक होती है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वाली मेमोरी, सीडी होती है। तो सीडी की साइज होती है 650 MB से 700 MB तक होती है। लेकिन जो डीवीडी होती है तो 4.7 GB से लेकर के यहाँ पे 70 GB तक। लेकिन सिंगल लेयर 4.7 GB, डुअल लेयर एक तरफा 8.5 GB है ना, सिंगल लेयर दोनों साइड तो 9.4 GB, डुअल लेयर दोनों साइड तो यानी कि 17 GB तक। यानी कि कह सकते हैं कि जो डीवीडी होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4 GB से लेकर के 17 GB तक लगभग होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो यह डीवीडी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। और डाटा इसमें लॉन्ग लाइफ होता है, आप इसमें वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यह डीवीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा नंबर? हाँ, डिजिटल, कहाँ फर्स्ट नंबर नहीं होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। हाँ, वो वर्टिकल लिखा है, वो कंफ्यूजन कर देगा। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, अच्छा, हमने एक दिन पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, पढ़ा था ना। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सब पढ़ा था। कन्वर्जन आगे बन जाएगा। कन्वर्जन एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इसलिए कन्वर्जन आना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं कि एक्सेल में भी फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम जाते हैं और ये लिखते हैं, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 का बाइनरी कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन, बताइए 4 का बाइनरी कितना होगा? देखिए, आसान बताया था ना कैसे निकालते हैं। देखिए, 4 का बाइनरी निकालना है। लाइन टेढ़ी हो रही मेरी। ये 4 हुआ, 4 का किसी भी डेसिमल का बाइनरी निकालना क्या करते हैं? 2 से भाग, 2 दूनी 4। ये शेषफल कितना आया? 0 आया। भागफल 2 आया। फिर 2 एकम 2, शेषफल 0, अर्थात कितना आया? 100। कितना आया? 100। तो 4 का बाइनरी कितना होता है? 100। तो अगर हमें डेसिमल, 4 डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी, अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी, ये है डेसिमल टू बाइनरी निकालना है किसका? तो हमने कहा 4 हमारा डेसिमल, इसका बाइनरी कितना होता है? 100। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डेक टू बिम यूज करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन परंतु यदि अगर हम यहां करते हैं क्या? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हमने कहा कि 100 किसका डेसिमल होता है? 100 बाइनरी हो गया। तो 100 बाइनरी किसका डेसिमल होता है? ये 4 का होता है। ठीक है, ऐसे ही हम कई निकाल सकते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल दिया है ना। ये देखिए लिखा ना, 2 जरूर लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। क्या लिखा? आपको ट्रिक याद रखना है कि हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, तो 2 लिखा होता है, 2 ओ नहीं है, TO नहीं होता, नंबर डीजी वाला 2 होता है। तो याद रखिए, हो गया। तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है
कि which function convert an octal number to hexadecimal in MS Excel 2019। MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा फंक्शन बताइए आप लोग। देखिए ऑक्टल को हेक्सा में, ऑक्टल टू हेक्सा में, तो क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर? नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला। सेकंड ये वाला होगा। पूरा लिखा रहता है ना, ऑक्ट टू हेक्स। ये देखिए ना, यहाँ पर जाइए और डालिए यहाँ पे ऑक्ट टू हेक्स। यार है ऑक्ट टू हेक्स। ऑक्टल को डेसिमल बदल सकते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो अभी इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था और अगला क्वेश्चन हमको शुरू करना है नेक्स्ट से, ठीक है। तो नीचे की ओर आते हैं यहाँ। तो अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था, व्हिच फंक्शन कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल। कौन सा नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्सा में बदलता है? हेक्सा में बदलता है। कौन सा होता है वो? हाँ, कौन सा नंबर? सेकंड नंबर, ऑक्ट टू एक्स फंक्शन। ये हो गया था, है ना, प्रीवियस क्लास में हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाँ यहां से करना है हमको, है ना। ए डॉट इज ए स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच ए बॉल मैकेनिज्म ऑन इट्स टॉप। एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है जिस पर शीर्ष पर बॉल युक्त तंत्र लगे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। जो ट्रैक बॉल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे ट्रैक बॉल का डेवलपमेंट किसने किया? तो ट्रैक बॉल का डेवलपमेंट टॉम डॉमंड ने किया, 1964 में किया था। और लेकिन 1946 में किया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे 1952 में कनाडाई इंजीनियर फ्रेडरिक गॉन्टिंग्स ने डिजाइन किया था, ठीक है, ट्रैक बॉल। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि इसमें एक बॉल लगी होती है जिसे हाथ से घुमाया जाता है ताकि कर्सर को, जैसे हमारे कर्सर अभी कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल माउस होते हैं जिसमें लाइट जलती है। ये सभी कैसे माउस है? ऑप्टिकल माउस, लाइट जलती है। तो लेजर लाइट की मदद से कर्सर कंट्रोल होता है। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है तो कर्सर उसमें भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या होते हैं? बॉल लगे होते हैं, घुमावदार गोल गोल बॉल लगे होते हैं, जिसे हाथ से पकड़ के क्या करते हैं? घुमाया जाता है और वो कर्सर तब मूव होता है, ठीक है। फिर वहां ले जाके क्लिक करते हैं। इसमें ऑप्टिकल और मैकेनिकल सेंसर लगे होते हैं जो गति को पहचानते हैं। माउस की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं और कम जगह में उपयोग किए जा सकते हैं। अब ये हुआ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये देखिए, ये है ट्रैक बॉल, है ना। यहाँ पे देखिए इस ट्रैक बॉल में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है। इस बॉल को हाथ से उंगली से घुमाते हैं तो कर्सर मूव होता है, जिसे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगला है माउस। माउस का आविष्कार किसने किया है? तो माउस का आविष्कार 1964 में डगलस इंजलवर्थ ने किया था। माउस का, और माउस का जो यूज होता है तो जीयूआई प्रकार के सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए करते हैं। माउस का जो यूज होता है कैसे करते हैं? जीयूआई, हाँ जी, फोटो कॉपी कर दीजिए इसको, कलर। माउस का जो यूज है तो जीयूआई प्रकार के सॉफ्टवेयर करते हैं। जीयूआई प्रकार का सॉफ्टवेयर मतलब ये होता है कि अगर आपको MS पेंट में पेंटिंग करना है ना, तो बिना माउस के आप पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो पूरे सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं तो ये जीयूआई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और एक होता है CUI, मतलब होता है कि कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कि आप उसमें कमांड लिखित रूप से, जो भी अगर टाइम देखना है तो टाइम लिख दिया, डेट देखना है तो डेट दे दिया, है ना। ये CUI प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम कमांड लिख करके कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो माउस का जो यूज है, डेवलपमेंट है, तो जो GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज से बढ़ गया, ठीक है।
GUI का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि माउस कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। और माउस जो है तो यह ऑप्टिकल सेंसर या लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ठीक है, जिसमें लाइट जलती है वो क्या कहलाता है, लेजर ऑप्टिकल माउस कहलाता है। इसमें 2 या अधिक बटन होते हैं, यानी कि इसमें कुल मिला के 3 बटन होते हैं और अलग अलग गेमिंग वाले में तो और ज़्यादा होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, ये इसका मुख्य पॉइंट हो गया। और टच पैड, टच पैड क्या होता है, जिसमें आप जैसे आप लैपटॉप में देखते होंगे, लैपटॉप पे भी क्या रहता है, टच पैड, वो भी ये टच लैपटॉप का जो टच पैड होता है तो माउस का भी काम करता है। ठीक है ना, अगर माउस नहीं है तो, है ना। तो टच पैड का जो डेवलपमेंट है ना, इसका किसने किया है, तो जॉर्ज ई गेरफाइड के द्वारा 1988 में किया गया था। इसे पहले 1994 में एप्पल और अन्य कंपनियों के ने लैपटॉप में उपयोग करना शुरू किया था। और इसमें टच पैड में टेक्निकल पॉइंट ये है कि यह जो है तो कैपेसिटिव सेंसर पर आधारित होते हैं जो उंगलियों के स्पर्श से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पहचानता है। जो टच पैड होते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, कैपेसिटिव सेंसर का यूज होता है टच पैड में। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ होता है, तो लैपटॉप और कुछ कीबोर्ड में उपयोग किया जाता है और मल्टीपल टच सपोर्ट में जूम, स्क्रॉल और अन्य स्क्रैच किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर थोड़ा सा देखिए, टच स्क्रीन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और टच स्क्रीन से रिलेटेड क्या होता है, टच स्क्रीन कितने प्रकार होते हैं, रेसिस्टिव टच स्क्रीन क्या होता है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन होता है 2 लेयर के संपर्क में आने से टच को डिटेक्ट करता है। रेसिस्टिव क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं और जब हम कुछ कंटेंट को प्रेस करते हैं तो उसके मदद से पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है और अपना कर्सर मूव होता है, उसे हम कहते हैं रेसिस्टिव टच स्क्रीन। रेसिस्टिव टच स्क्रीन क्या होते हैं, 2 लेयर के मध्य टच को डिटेक्ट किया जाता है कि किस पोजीशन पर या किस लोकेशन पर टच किया गया है, उसी के अनुसार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, कैपेसिटिव क्या होता है, उंगली के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को पहचानता है। अच्छा, अगर बात आती है कि आपके स्मार्टफोन में क्या यूज होता है, रेसिस्टिव टच स्क्रीन जो होता है या कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है। स्मार्टफोन में क्या यूज होता है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है, क्योंकि उंगलियों के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ये पहचानता है। मतलब अगर आप अपने मोबाइल के टच स्क्रीन को पेन से चलाइए, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्मार्टफोन होते हैं उसका जो टच स्क्रीन होता है किस प्रकार होता है, कैपेसिटिव होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, टच स्क्रीन से रिलेटेड। ठीक है, और रेसिस्टिव में क्या होते हैं, 2 परतों के बीच आने से टच को डिटेक्ट करते हैं। जैसे पहले के समय में आपने स्टार्ट में देखा होगा, नोकिया के मोबाइल, अगर मोबाइल ब्लैकबेरी वगैरह के मोबाइल आते थे तो मोबाइल के साइड में एक छोटी सी स्टिक डली रहती थी और वो स्टिक निकाल करके उसको हम प्रेस करते थे और तेजी से प्रेस करते थे, तब जा करके वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, दबाना पड़ता था, है ना। तो कहने मतलब वो किसमें कौन सा यूज करते थे, टच स्क्रीन रेसिस्टिव था वो। ठीक है, हाँ। अगला क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, तो इंफ्रारेड स्क्रीन पर इंफ्रारेड बीम के व्यवधान से टच का पता लगाता है। ठीक है, इंफ्रारेड। और अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से टच को डिटेक्ट किया जाता है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, और इनका इनका उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट, ATM कार, नेविगेशन और अन्य इंटरेक्टिव डिवाइस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये था कि एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके शीर्ष पर एक बॉल युक्त तंत्र लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया, 1964 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से ताजा है ये, है ना। अगला क्या है, Which टाइप ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल इज डॉट मैट्रिक्स इंकजेट, और ये मतलब
डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट है ना, ये और लेजर, ये सभी क्या हैं? कीबोर्ड है कि ये सॉफ्टवेयर है कि मॉनिटर है कि प्रिंटर है? ये सभी आपने पढ़ा था पेरीफेरल में, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इंकजेट, लेजर, प्रिंटर होगी सर। पढ़े थे ना प्रिंटर के प्रकार कई सारे। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के अंतर्गत आता था डॉट मैट्रिक्स है ना, डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर, ये सभी थे ना। और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से थे? नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल नहीं, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रिंटर के प्रकार है ना, प्रिंटर है ये सब। ऐसा कौन सा प्रिंटर था जिसमें, प्रिंटर हम लोग पढ़े थे ना, ऐसा कौन सा प्रिंटर था जिसमें इंक यूज नहीं करते थे, जो केवल टेम्परेचर से काम करता था, दाब ताप से? थर्मल, वो था थर्मल, वो था थर्मल। हाँ ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें पढ़े हैं तो वो देखिए, हम जो पढ़े हैं, आपने जो पढ़ाया गया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब देखिए फंसेंगे, आएंगे, ठीक है ना। थ्योरी आप पढ़ते जाइए और एमसीक्यू में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, हाँ अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक कॉम्प्रहेंसिव बैकअप मेथड वेयर ऑल डाटा इज सेंट टू अनदर लोकेशन। मतलब कौन सी सबसे बुनियादी और व्यापक बैकअप विधि है? बैकअप मतलब कि डाटा को आप कॉपी करके रखे रहिए, फ्यूचर यूज के लिए आवश्यक पड़े तो आप यूज कर लो। तो बुनियादी तौर पर व्यापक बैकअप विधि है जहां पे सारा डाटा दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है? रिस्टोरेशन कहा जाता है, इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल या फुल बैकअप कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो थोड़ा सा इनके बारे में फैक्ट जानिए। देखिए, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? किसी भी महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बैकअप की आवश्यकता होती है। यह डेटा को डाटा लॉस से बचने में मदद करता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 प्रकार के बैकअप होते हैं। बैकअप क्यों लिया जाता है? ताकि हम डाटा को सुरक्षित रख सके, फ्यूचर में उसको यूज कर सके और हमारा डाटा लॉस न होने पाए, इसलिए बैकअप लेते हैं ना। ठीक है, बैकअप के प्रकार कौन होते हैं? पहला है फुल बैकअप। ये फुल बैकअप क्या होता है? इसमें पूरा डाटा की एक कॉपी ले लेते हैं। यह सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसमें अधिक समय और स्टोरेज अधिक लगता है। अब बात तो सही है, समय तो लगेगा ही, स्टोरेज भी लगेगा, क्योंकि आप पूरा बैकअप ले रहे हो। इस पूरे कंप्यूटर का डाटा आप कहीं और ले जाओगे, बैकअप लोगे तो स्पेस तो लगेगा ही, समय तो लगेगा ही, ठीक है ना। फायदा क्या है इसके? फायदा यह होता है कि डेटा का पूरा बैकअप निकल जाएगा, कोई भी डेटा को छूटने नहीं पाएगा, डेटा रिकवरी तेजी से हो जाएगी। नुकसान यह होता है कि अधिक स्टोरेज तो लगेगी ही, अगर पूरा बैकअप लेंगे तो बैकअप लेने में ज्यादा समय भी लगेगा, ये तो सही बात है, ज्यादा होगा तो बैकअप ज्यादा समय लेगा। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या कहलाता है? तो इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, इसमें केवल वे फाइलें बैकअप ली जाती हैं जो पिछली बार बैकअप लेने के बाद बदली गई हों, ठीक है ना। क्या होता है? इसमें केवल वे फाइलें बैकअप की जाती हैं जो पिछली बार बैकअप लेने के लिए बैकअप के बाद बदली गई हैं, उसके लिए हम बैकअप ले लेते हैं। यानी कि हम कुछ मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए काम करके और चाहते हैं उसका बाद बैकअप ले ले दोबारा, तो आप इंक्रीमेंटल बैकअप लेंगे। फायदा क्या है कि कम स्टोरेज की आवश्यकता होती है, बैकअप जल्दी बन जाएगा, छोटा रहेगा, क्योंकि उन्हीं बस का लेना है जो हमने मॉडिफिकेशन किया जिस फाइल में किया है। नुकसान क्या होता है इसका? तो नुकसान यह होता है कि डेटा को रिकवर करने में ज्यादा समय लगता है और बैकअप चेन टूटने पर डाटा खो सकता है। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप होता है कि यह फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप का मिश्रण है। डिफरेंशियल तो कौन सा बैकअप फुल और इंक्रीमेंटल का मिश्रण होता है? डिफरेंशियल बैकअप दोनों का मिश्रण होता है। इसमें केवल वे फाइलें बैकअप होती हैं जो पिछले फुल बैकअप के बाद बदली गई हों। फायदा क्या होता है? डाटा को जल्दी रिकवर कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। नुकसान, समय के साथ बैकअप साइज बढ़ जाता है। मिरर बैकअप क्या होता है? मिरर बैकअप यह बैकअप फुल बैकअप की तरह होता है, लेकिन इसमें पुरानी फाइलों को हटा दिया जाता है और केवल
वर्तमान डेटा की कॉपी रखी जाती है। और फायदा है कि डेटा हमेशा अपडेट रहता है, फास्ट रिकवरी होती है, नुकसान गलती से अगर डिलीट गई फाइल रिकवर नहीं होती है। क्लाउड बैकअप यानी इंटरनेट की, जहाँ पे इंटरनेट पे रखते हैं, वन ड्राइव में रख लीजिए, गूगल ड्राइव में रख लीजिए, ऑनलाइन रख लीजिए। तो क्लाउड बैकअप क्या कहलाता है कि इंटरनेट के माध्यम से गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स में रखने की विधि क्या बोलते हैं, क्लाउड बैकअप कहा जाता है। और कहीं भी हम एनीवेयर, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाकर के उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। और ऑटोमेटिक बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप मतलब क्या कि आप अगर बैकअप नहीं लेते ऑटोमेटिक, जैसे आपकी गूगल, जैसे अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अगर आपका जीमेल अकाउंट अटैच है तो ऑटोमेटिक गूगल फोटोज में आपकी फोटोज खींचते जाएंगे, पहुंचती जाती है ना। तो ऑटोमेटिक बैकअप संभव हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन रहता है ना। नुकसान यह होता है कि इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट के हम कहाँ ले पाएंगे, गूगल ड्राइव पर डाटा कहाँ डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे। और साइबर अटैक तो रहेगा ही जब ऑनलाइन है तो इसके यहाँ पे क्या है, कुछ फायदे हैं। अब यहाँ बात आते हैं कि फुल बैकअप क्या कहता है। यदि आपके पास अधिक स्टोरेज और समय है तो फुल बैकअप लीजिए, पूरा डाटा जाएगा। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि तेजी और फास्ट फ्रेंडली होता है, स्टोरेज फ्रेंडली होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है कि यह बैलेंस्ड ऑप्शन होता है। मिरर बैकअप में क्या होता है, तब अच्छा होता है जब आपको केवल नवीनतम, केवल नया डाटा चाहिए तो हम यूज करते हैं मिरर। और क्लाउड में क्या होता है, इंटरनेट आधारित होता है, जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा ये, हाँ, Which of the following is the most basic comprehensive backup method to all data sent to another location? सबसे बुनियादी बैकअप विधि जहां पर सारा डेटा दूसरे स्थान पे भेजा जाता है, सारा डाटा, उसे कौन सा बैकअप कहते हैं, फुल बैकअप कहते हैं, है ना। और जो मिश्रण बैकअप किसे कहते हैं, डिफरेंशियल को। अगला, ये पूरे है रियल क्वेश्चन है, ये आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर है पूरे। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइजिंग द ड्राइव हेल्प द रन पीसी स्मूथर एंड लूप अप फास्टर, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन यूज्ड टू ओपन ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव इन विंडोज 10। ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने से पीसी को सुचारू रूप से चलाने और तेजी से बूट करने में सहायता मिलती है ना। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज ड्राइव को खोलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करता है। हाँ, क्या वैसे आंसर देखिए, यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे पहला होता है डिस्क क्लीनअप, क्या होता है, डिस्क क्लीनअप होता है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं या कुछ टेम्परेरी फाइलें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, उनको यूज करने से कोई मतलब है नहीं। मतलब कैसे देखते हैं टेम्परेरी फाइलें, विंडो आर करेंगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे लगाते हैं टेम्प, लिखते हैं टेम्प लिखा, इंटर मारा, तो ये कंप्यूटर की वो सभी टेम्परेरी फाइलें हैं जो ये अनावश्यक हैं। हमें इन फाइलों की आवश्यकता नहीं रहती है। ये बनती कब है, जब हम इंटरनेट चलाते हैं, कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो ये टेम्परेरी फाइलें ऑटोमेटिक बन जाती हैं और ये सी ड्राइव में टेम्प फोल्डर के अंदर रहती हैं, ऑटोमेटिक बनती हैं। अगर आप इन्हें डिलीट भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, ये टेम्परेरी फाइलें हैं, ये अनावश्यक फाइलें हैं। तो ये रहती, कैसे पता करते हैं, विंडो आर करके और डबल मिडल कोड के अंदर परसेंटेज लगा करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टेम्प लिख करके इंटर मार दीजिए और इंटर मारने के बाद आप यहाँ देखेंगे टेम्परेरी फाइलें सभी ये आ चुकी हैं। अब इन टेम्परेरी फाइलों को हटाया कैसे जाता है, तो जो अनावश्यक फाइलें हैं ना, अच्छा टेम्परेरी फाइलों को हटाने का फायदा क्या होता है, टेम्परेरी फाइलों को हटाने से फायदा ये होता है कि जो फालतू डिस्क में स्पेस लेता है, इस डिस्क स्पेस इंक्रीज होगी और अनावश्यक स्पेस हमारा बच जाएगा जो ले रहा है। तो अब यहाँ पर जाकर के हम यूज करते हैं क्या, डिस्क क्लीनअप। यहाँ पे जाइए, सर्च करिए डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप पे जाते हैं और डिस्क क्लीनअप पे जाने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद ये देखिए डिस्क क्लीनअप आ रहा है, यहाँ खुल गया। ये आपको क्या हटाना है, टेम्परेरी फाइलें हटाना है ना, तो टेम्परेरी फाइलें हटाना है, जहां जहां की आपको टेम्परेरी फाइलें हटाना है उसको क्या कर लीजिए,
सेलेक्ट कर लीजिए, ये रिसाइकल बिन की टेम्परेरी फाइल हटाना है। जहां जहां भी टेम्परेरी फाइलें पड़ी होंगी सभी को हटा देगा। कब? जब हम यहाँ पर कर देंगे ओके। ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया। ये क्या बोल रहा है? डू यू वांट टेम्परेरी फाइल, डू यू वांट डिलीट टेम्परेरी फाइल, क्या आप टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं? यस। तो जब आप कर देंगे तो कंप्यूटर जितनी भी टेम्परेरी फाइलें बनी है, अनावश्यक फाइलें बनी है, ये सब फाइल क्या कर देगा? हटा देगा, डिलीट कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप क्या है? डिस्क क्लीनअप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है, ठीक है ना। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यूटिलिटी क्या होता है? जो सिस्टम की मरम्मत करे, सिस्टम की देखभाल करे, उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुछ फाइलों को ये रिमूव किया है, ठीक है। और अगला क्या होता है यहाँ पर? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला क्या है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये होता है, देखिए अगर कोई डिवाइस है, डिवाइस में अगर डाटा रखा हुआ है, अगर आप उसको डिलीट करते हैं ना, तो डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है, तो हर डिस्क में ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं जहां पे डाटा स्टोर होते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि प्रॉपर ढंग से और थोड़ा सा स्पीड अप बढ़े डिवाइस का, हमारे स्टोरेज डिवाइस का, उसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्क को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यह हम कहां से करते हैं? डिफ्रेगमेंटेशन ऑप्शन का यूज। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे? टास्क बार के सर्च बार पर क्लिक करें और डिफ्रेगमेंट दर्ज करें और डिफ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज ड्राइव चुने। मतलब अगर यहाँ पे आप जाते हैं और डिस्क डिफ्रेगमेंट, यहाँ पे देखिए आ गया डिस्क डिफ्रेगमेंट। आप देखिए डिस्क क्लीनअप तो आ गया, हमने सीख लिया डिस्क क्लीनअप का होता है। और यहाँ पर जाकर के डिस्क डिफ्रेगमेंट पे क्लिक करेंगे और अपने डिस्क को, जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, वहां पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दीजिए। जैसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये देखिए 100% हो गया, ये भी 100% हो गया, ये सब ये ऑप्टिमाइज हो गया। अब हमारे जो डिस्क है ना, डिस्क का थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आप डिस्क ऑप्टिमाइज, डिस्क क्लीनअप, ये हमारे सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही दिए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि द ब्लैक एंड व्हाइट एलिमेंट ऑफ ए बार कोड इज स्कैन्ड बाय इलस्ट्रेशन ऑफ द कोड विथ द व्हिच इज द कवर्ड इनटू मैचिंग टेस्ट। बार कोड के काले और सफेद अवयवों को किसके द्वारा कोड के इल्यूमिनेशन से स्कैन किया जाता है, जिसके बाद मैचिंग टेक्स्ट बदल दिया जाता है? बार कोड स्कैनर आप देखे हैं? बार कोड स्कैनर, बार कोड ये जो लाइन पट्टी रहती है ना, लाइन वाली पट्टी, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा। क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है बार कोड ऐसा, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा ये फॉन्ट है, इसको हम बार कोड में बदलते हैं। किसी प्रोडक्ट की डिटेल उसमें फीड रहती है, किसमें? बार कोड में रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऐसे, किसी प्रोडक्ट में देखे नहीं है ये ऐसा वाला? हाँ, ये है, देखे है ना? नहीं, हर प्रोडक्ट में रहता है ना। आप सुपर मार्केट, आप किसी मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट देखिए ना, और वहां पे बार कोड इसके अंदर रखे रहते हैं, हैंड हेल्ड, हाथ पकड़कर इस तरह से उस प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे हैं बार कोड, उसकी जानकारी इनपुट हो जाती है, किसमें? कंप्यूटर में जाती है। तो बार कोड इसके अंदर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हो गया। और ये अच्छा, ये जो फोन पे और गूगल पे का ये कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे कौन सा कोड कहते हैं? ये नहीं, ये QR कोड है। इसे क्या बोलते हैं? QR कोड। क्या बोलते हैं इसको हम? QR कोड। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड।
हाँ QR कोड ना, अब जैसे कोई कहते हैं QR स्कैनर दे दीजिए, स्कैनर नहीं, स्कैनर थोड़ी नहीं है, स्कैनर तो आपका मोबाइल होगा जिससे आप स्कैन कर देते हैं, तो नहीं तो QR स्कैनर भी नहीं बोलेंगे इसको, स्कैनर मतलब किसे कहेंगे, जो स्कैन कर रहा है, तो स्कैन थोड़ी कर रहा है, स्कैन तो हमारा हम मोबाइल से कर रहे हैं स्कैन, तो हमारा मोबाइल होगा स्कैनर हो गया जिससे हम फोटो खींच रहे हैं। क्यू रिस्पॉन्स है ना, तो ये QR कोड है, इस कोड को स्कैन करने के लिए QR कोड स्कैनर यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज कर लेते हैं अगर फोन पे करना है तो स्कैनर क्या कहलाएगा, अपना मोबाइल कहलाया, तो स्कैनर इसको नहीं कहेंगे, ये हमारा कोड है, स्कैनर तो हमारा डिवाइस कहलाएगा। लोग बोल बस देते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज है ना, कि ये स्कैनर है, स्कैनर नहीं बोलते, स्कैनर तो हम ये हमारे मोबाइल से स्कैन करते, स्कैनर तुम्हारा ये कहलाएगा, ये तो केवल कोड है, QR कोड है, ये यही बोल देते हैं कि स्कैनर दे दीजिए, अब भैया स्कैनर तो आप स्कैन करोगे उसको, कोड तो सामने QR कोड है ना, तो हाँ तो सब पढ़ने से मिलती है जानकारी। हाँ स्कैन लिखा है, स्कैनर कहाँ लिखा है उसमें, स्कैन एंड पे, उसको स्कैन करिए किससे, अपने स्कैनर से, हाँ ठीक है। तो हाँ तो जब हम इस QR कोड अब स्कैन करते हुए देखे होंगे वो बार कोड, तो उसमें कौन सी कलर की लाइट जलती है, रेड जलती है हाँ ना, लेजर लाइट। माउस, अरे माउस से जलती है, माउस में रेड लाइट जलती है ना, लेजर लाइट, तो बार कोड भी जलता है, बार कोड भी जलता है, तो कौन लाइट जलती है, रेड लाल बत्ती जलती है, ठीक है ये चीजें। अगला which of the following device scan a particular document by recognizing its individual character and convert into editable form। देखिए मैं आपको कुछ चीजों को यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ा देता हूं इनको, इसके बाद फिर आप आंसर दे दीजिएगा, फटाक से बनेगा, सेकंडों में बनेगा ये इसका आंसर, देखिएगा है ना। पहले आप इसको थ्योरी पढ़िए इनके बारे में, ठीक है, कौन कौन से थ्योरी दिए गए हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है OMR, OCR, MICR, बार कोड, QR कोड के बारे में। जैसे OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, कहीं कहीं मिलता है ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मिलता है। OMR आपने देखा है, OMR सीट 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही को गोला करना पड़ता है। अब इतने ऑफलाइन पेपर वाला, अब इतने सारे स्टूडेंट पेपर देते हैं, तो सोचिए कि चेक कौन करता होगा ये राइट आंसर, तो नहीं, OMR एक मशीन होती है, OMR स्कैनर होती है मशीन, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह, कि आप सीट को, OMR सीट को ऐसे लगा देते हैं, और OMR जो होती है ना मशीन होती है, तो जो भी आपने राइट आंसर टिक किया है, गोला लगाया है, तो जब उस पर लाइट पड़ेगी, जो भी राइट आंसर लगाया है गोले में, तो लाइट आर पार किस में जाएगी, जिसमें गोला लगाया है, जो बाकी 3 में गोला नहीं लगाया है, लाइट आर पार जाएगी, किस में जाएगी लाइट आर पार, पूरी तरह से फुल रिफ्लेक्ट किस में होगी, जिसमें डार्क सर्किल लगाया है, लाइट लौट आएगी, और पूरी तरह से क्रॉस किस में होगी, नहीं, जिसमें गोला नहीं लगाया गया है, जो खाली होगा, लाइट आर पार गुजर जाएगी। तो इसी टेक्निक का यूज करके कि भैया इसलिए बोलते हैं कि चारों में से केवल एक ही में लगाना, क्योंकि उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी कोडिंग रहती है, अगर आपने 2 में लगा दिया गोला, तो फिर वो ऑटोमेटिक एरर मार देगा, गलत मार देगा उसको। 4 में से कोई अगर एक आपने लगाया, राइट आंसर फंस गया, उसमें ऐसी मैचिंग होती है प्रोग्रामिंग के द्वारा कि जो भी राइट आंसर होगा उसको एक नंबर, जो भी नंबर दिया जाता है उसे काउंट कर लेगा। आपने एक भी आंसर नहीं दिया, छोड़ दिया, लाइट आर पार गुजर गई, इसका मतलब कि आपने कोई भी आंसर नहीं दिया है, आपने चारों में से कोई केवल एक ऑप्शन लगा दिया है डार्क, तो वो पढ़ेगा कि भैया देखेगा, लाइट गुजारेगा, और जब लाइट को फ्लो करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, तो लाइट जिससे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये समझा कि हाँ आपने इसमें गोला लगाया है। क्या ये जिसमें आपने गोला लगाया है क्या हमारे दिए गए राइट आंसर से मैच हो रहा है? अगर मैच करता है तो क्या हो जाएगा, वो
नंबर मिल जाएगा, और जो मैच नहीं करता है तो रॉन्ग हो जाता है। तो इन्हीं टेक्निक का यूज करता है कौन, OMR। और OMR ऐसा आप सोचो, दिमाग लगा दो कि चारों में मैं गोला कर देता हूं, कोई नहीं, तो चारों तो सही होगा ही। तो लेकिन ऐसे ही उसमें कोडिंग रहेगी कि भैया कि अगर आप चारों लगा दिए हैं तो इनवैलिड है ना। तो जो OMR होता है, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसका यूज होता है मल्टीपल OMR सीट को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। इसका डेवलपमेंट IBM कंपनी ने 1960 के दशक में किया था। इसका यूज होता है उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, OCR। OCR का मतलब क्या होता है, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका डेवलपमेंट 1929 में किया गया था, गुस्ताव टायनेवेर के द्वारा किया गया था। इसका काम जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये नोट्स है और आपने फोटो खींच लिया, क्या कर लिया, फोटो खींच लिया, और आप कहते हो कि इसको हमें MS वर्ड में या कहीं भी किसी सॉफ्टवेयर में हम बैक स्पेस मार करके हटा के सुधार लें। ऐसा हो सकता है क्या, होता है, हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक आता है OCR, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आप ऐसे OCR से इसको स्कैन करेंगे, तो स्कैन होकर के कंटेंट सीधे ऐसे ही एडिटिंग मोड में जा सकेगा। आप उसको एक एक अक्षर जा करके उसको क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, OCR। जिसे गूगल लेंस का यूज करता है, OCR यूज करता है, ठीक है ना। तो एक एक अक्षर आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर OCR को मैं यूज करके दिखा देता हूं आपको, इस तरह से यूज होता है। इसको हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा ये लिखावट है, यानी कि इमेज के रूप में है ये, इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल लेंस पे जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक किया, और यहाँ पे गए, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये यहाँ पे क्लिक किया, और ये किस फॉर्मेट में आ गया, सेलेक्ट ऑल। क्या कर लिया हमने, कॉपी। क्या कर लिया हमने, नोट पैड खोल लिया और Ctrl V से पेस्ट मार दिया। ये देखिए एक एक अक्षर क्या हो जाएगा अब, हाँ, अगर आप कोई मैटर है ना, अगर टाइप करवाने जा रहे हो तो टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्या कर लो, स्कैन करो, स्कैन करने के बाद गूगल लेंस यूज कर लो, एक एक अक्षर आप एडिटिंग मोड में उसको ला सकते हो। तो ये क्या कर रहा है गूगल लेंस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अक्षर को लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए OCR क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड होता है। इसका डेवलपमेंट 1929 में किया गया था। ये क्या करता है, प्रिंटेड जो हमारा कंटेंट प्रिंट हो गया है ऑलरेडी, आप चाहते हो उसको एडिटिंग मोड में हम क्या कर सकें, बना सकें, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, OCR का यूज करते हैं। यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल मोड में, एडिटिंग मोड में एडिटिंग कर सकें, है ना, यूज करते हैं OCR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपने बैंक में चेकबुक देखा है, चेकबुक के नीचे चेकबुक नंबर रहता है, तो चेकबुक के नीचे जो नंबर रहते हैं ना, उस नंबर को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए MICR मशीन का यूज करते हैं। चेकबुक डाल देते हैं और MICR उसको रीड कर लेता है कि फला व्यक्ति का है और इस अकाउंट नंबर ये है और इस बैंक का है चेक। ये चेक को रीड करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं, बैंक में यूज करते हैं। जॉन पर्स ने 1950 में इसका डेवलपमेंट किया था। इसका यूज होता है बैंक में चेकबुक को रीड करने के लिए होता है। बार कोड स्कैनर, तो बार कोड स्कैनर का डेवलपमेंट 1949 में जोसेफ वुडलैंड के द्वारा, बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। इसका काम क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, जानकारी को इस कोड के रूप में स्टोर करके रखना जाता है। इसका यूज होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सुपरमार्केट में स्कैनिंग के लिए इसका यूज होता है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट है तो मासाहिरो और हारागुच के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था, 1994 में किया गया था। और इसका यूज क्या होता है, डिजिटल पेमेंट के लिए, वेबसाइट की लिंक देने के लिए इनका यूज हम करते हैं। कोई समस्या? अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, अब इस क्वेश्चन का आराम से आंसर आप बता सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए, किस डिवाइस किसी विशेष डॉक्यूमेंट के अलग अलग अक्षरों को पहचान कर एडिटिंग योग्य बनाता है, बदल कर स्कैन करती है, उसे क्या कहते हैं, OMR, OCR या MICR या बारकोड?
ध्यान दीजिए ना, एडिटिंग योग, हम एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड ये होगा। OCR कहाँ है, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, ये होगा। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, कौन सा प्लाटर पॉजिटिव आवेशित टोनर के साथ ऋणात्मक आवेशित कागज पर चित्र बनाता है? हाँ, ड्रम या फ्लैट वेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक या इंकजेट। अच्छा, जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? लेजर प्रिंटर पढ़े थे आप? लेजर प्रिंटर क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करता है। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि प्लॉटर पर पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, टोनर किसमें यूज होता है? टोनर यूज होता है इंक। हाँ हाँ, थोड़ा ये प्रिंट निकालवाना था, ये जो शादी में यूज होता है ना, वो निकाल सकते हो क्या? वो क्या थोड़ी देर में यूज करके फिर निकाल देना है, आधा है। हाँ, तो जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? कॉर्टेज यूज करते हैं, टोनर यूज करते हैं। टोनर यानी क्या होता है? पाउडर। तो पाउडर क्या होता है कि यहाँ पर प्लॉटर जो होते हैं, प्लॉटर बड़े बड़े मशीन होते हैं, तो प्लॉटर ड्रम पे लग करके क्या करते हैं? पॉजिटिव और चार्ज होते हैं और इस तरह से अक्षर पेपर पर आते हैं। तो ये यूज किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में होता है? प्लॉटर में या लेजर प्रिंटर में यूज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो है जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक ये होता है जिससे बच्चे गेम खेलते हैं और कर्सर के मूवमेंट करने के काम में आता है ये। और जॉयस्टिक एक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक सभी दिशाओं में इंगित करके स्क्रीन पर कर्सर के संचालन के लिए कंट्रोल करता है और एक या एक से अधिक बटन और स्टैटिक बटन इसमें होती हैं। किसमें? जॉयस्टिक में। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज करता है कर्सर को कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, चीजें ठीक है। और यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं। अगर अपन टाइपिंग करिए, प्रैक्टिस करिए।